हेलो ऑल। सो गुड मॉर्निंग। क्लास में हमारा जो डिस्कशन हुआ एलएलएम्स को लेकर एंड वर्किंग एलएलएम की क्या होती है उसे हमने समझा। जैसा कि ये नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड लैंग्वेज मॉडल एक वो डीप लर्निंग मॉडल होता है जो कि लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है। लैंग्वेज आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में कहें कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जिसका इंटरप्रिटेशन होगा एंड यहाँ पर जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट होगा प्रिडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। ओके, ये काम आपका लैंग्वेज मॉडल कर रहा होगा, जिसे हम लैंग्वेज मॉडलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस जो है ये ट्रेनिंग के दौरान दिया एंड हमारे मॉडल से हमने जब आउटकम लेने की बात कही तो उसने टेक्स्ट का ही आपको आउटपुट दिया और वर्ड बाय वर्ड प्रिडिक्शन कर करके, जिसमें कि वो प्रोबेबिलिटी लगा रहा था कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आई वो वर्ड उसने अपने सीक्वेंस में ऐड कर दिया और आपको पूरा कंटेंट बनाकर दे दिया। तो लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब यही होता है कि प्रिडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, वन वर्ड बाय वन वर्ड का प्रिडिक्शन होता है। अब लार्ज का मतलब ये था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज डेटा दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में आप अभी इमेज, ऑडियो, वीडियो ये हटा दो, है ना, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब टेक्स्ट का ही एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, जो 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 भी हो, टेक्स्ट जैसा भी मौजूद हो, आपने इंटरनेट से ले लिया, आर्टिकल ले लिए, रिसर्च पेपर ले लिए, कुछ भी फॉर्म हो टेक्स्ट का वो आपने ले लिया और लैंग्वेज मॉडल को दे दिया और इसकी ट्रेनिंग करवाई। ये जो लार्ज या ह्यूज टेक्स्ट है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ डेटा, मासिव अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क है, ये भी एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें कई लेयर है, हर एक लेयर पे कई न्यूरॉन है। तो ट्रेनिंग आप करवाएंगे इस डेटा से, इस न्यूरल नेटवर्क की, ताकि वो प्रिडिक्शन कर पाए और आपको नेक्स्ट वर्ड क्या होगा सीक्वेंस में वो दे पाए। तो ट्रेनिंग की जैसे बात हुई, कल हमारा डिस्कशन हुआ, ट्रेनिंग में आप कह रहे थे सर हम प्री ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं और फिर हम रेनफोर्समेंट लर्निंग करते हैं, RLHF, जो कि ह्यूमन फीडबैक पर डिपेंड करता है। तो प्री ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आप जो मासिव अमाउंट ऑफ डेटा है वो मॉडल को फीड कर दो। ओके, जस्ट फीडिंग, कि भाई हम तेरे को खिला पिला के खूब मोटा कर देंगे, चिंता मत कर, देखो जो खाना है खा, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, मना नहीं करेंगे, कोई टोकेंगे भी नहीं।
जो खाना है खा, जितना खाना है खा, दैट इज व्हाट वी फीड। अभी कहा ना ह्यूज, तो एलएलएम को खिला पिलाकर अच्छा मोटा कर देते हैं। और उसका शरीर, बॉडी, जिसको आप लैंग्वेज मॉडल बोल रहे हो, जिसे हम कहें आर्किटेक्चर, जिसमें कई लेयर, कई न्यूरॉन हैं। अब इतना बड़ा शरीर है तो ही तो इस प्रकार का डेटा वो खा पी सकता है। ठीक है, ह्यूज, तभी तो ले पाएगा वो। तो भाई हमने फीडिंग करी और उसको अच्छा हेल्दी बना दिया। अब भाई अब उससे काम भी तो कराना है। ठीक है, आपने इतना उसे तंदुरुस्त बनाया तो उससे अब मेहनत भी करवाओगे। तो मेहनत करवाने के लिए हमने कहा कि देख भाई, इस प्रकार की मेहनत करनी है तेरे को। किस प्रकार की? यानी कि हम तेरे को इंस्ट्रक्शन देंगे और इंस्ट्रक्शन के अनुसार तेरे को ये वाला काम करना है, इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स, है ना। उसको समझाना सिखाना पड़ेगा कि अब आपको इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और उसका ऐसा आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो वो समझेगा। ठीक है, क्योंकि अब आपने उसमें इतना डेटा तो दे दिया था। तो प्री ट्रेनिंग की मदद से फिर आगे फाइन ट्यूनिंग, इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सेस के बिहाफ में उसको बातें समझ में आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है। और फिर उससे बोलेंगे कि तू कुछ हमें रिजल्ट बना के दे, कुछ आउटपुट दे। और वो आउटपुट जब बना के देगा, इस प्रक्रिया के बाद हम उसे और समझाएंगे अपनी तरफ से कि भाई देखो, तुमने जो आउटपुट दिया है उसमें ये कमियां हैं, और या आपने बहुत अच्छा आउटपुट बना के दिया। ठीक है, तो हम उसे फीडबैक देंगे कि आपका परफॉर्मेंस पुअर है, या आपका परफॉर्मेंस मीडियम है, या आपके परफॉर्मेंस गुड है। ठीक है, तो हम उसे फीडबैक देंगे। अपने फीडबैक को लेकर, क्योंकि यदि पुअर होगा तो उससे अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है हमें फर्दर प्री ट्रेनिंग, यानी डेटा की कमी है तो देख लो। वैसे तो हमने खूब डेटा दिया है, तो डेटा की कमी तो नहीं अभी मान सकते। इसमें भी अपने पास ये बात है कि कहाँ तक का डेटा तुमने मॉडल के अंदर दिया है, कट ऑफ के हिसाब से देख लो। 23, 22 जहाँ तक का डेटा है, तो एक ये वाला है। फिर दूसरा, बायस्ड डेटा तो नहीं दिया आपने, यानी कि वो रिस्पॉन्स किसी एक के फेवर में कर रहा है। तो भाई मैं अपना लैंग्वेज मॉडल इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को सही आंसर मिले, बाइस्ड आंसर ना मिले। अब इसकी क्यों गारंटी लेगा? तुमने तो प्री ट्रेनिंग के दौरान क्या करा था? जो भी डेटा मिला, जहां से भी डेटा मिला, जिसका भी डेटा मिला, चाहे वो अच्छा आदमी था, चाहे वो बुरा आदमी था, आपने सब उठा के दे दिया मॉडल को ट्रेन होने के लिए। क्योंकि आपने करी होगी बहुत बड़ी स्क्रैपिंग। ऐसा तो नहीं है आपने 10 आदमी बिठा दिए और बोला कि इस वेबसाइट से निकालना शुरू करो। तो वो कब तक निकालेंगे? दिन रात क्या करेंगे वो? यानी ये वाली प्रोसेस भी आपने कहीं ना कहीं ऑटोमेशन तो करा होगा स्क्रैपिंग करने के लिए। ठीक है, देर वॉज एन ऑटोमेशन। आपने लिंक दे दी होगी और आपने कोड ऐसा करा होगा जो स्क्रैप कर करके दे रहा होगा आपको डेटा। वो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होंगे। अब इस बीच में कई बातें होती हैं, है ना। टिक तो हो गया, और उसने जो है, यदि पुअर परफॉर्मेंस रहा तो उसको फीडबैक दो और उससे समझाओ कि इस तरीके का रिजल्ट नहीं देना, हम आपको और बेटर करते हैं। तो प्री ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग के अंदर कमी यदि रही होगी तो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, मीडियम आंसर दिया तो भी हमारे पास एक फीडबैक है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्रेनिंग के दौरान उसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे। और गुड आंसर दिया तो वो अपना फीडबैक जो है वो लेते हुए जिस प्रकार का वो रिजल्ट दे रहा है उसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये आप जो तीन चीज़ें हैं ट्रेनिंग की,
ये आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, ऑलराइट। एंड देन फिर मैंने आपसे कल की क्लास में चर्चा करी थी कि चलो आपका एलएलएम तैयार हो गया, और वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है कि आई, फिर आई एम, फिर आई एम योर, फिर आई एम योर जैन, फिर आई एम योर जैन इंस्ट्रक्टर। यानी कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। और उसके पास तो ऐसे सेंटेंसों की भरमार है। जो ये डेटा आपने दिया था ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उसमें तो कई ऐसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इन्हीं से वो समझेगा कि यदि मुझे कम्युनिकेट करना है तो एक वर्ड के बाद कौन सा वाला वर्ड बेटर सूटेबल है मुझे रिप्लाई करने के लिए। ये फाइन ट्यूनिंग के दौरान उसको समझाया गया है, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम वर्ड्स, ठीक है। वैसे लेट अस सपोज 50,000 वर्ड्स पर वो ट्रेन हुआ, लेट अस सपोज। ये और भी बड़ा हो सकता है, नॉट ओनली 50,000, इट कैन बी, क्योंकि जब वर्ड की बात आई है, टेक्स्ट की बात आई है, तो कॉर्पस जो होता है, हम इसको कॉर्पस बोलते हैं एनएलपी में, ठीक है। तो आपके पास कई लैंग्वेजेस हैं, उनका कॉर्पस है, उनका डेटाबेस है वर्ड्स का। तो हम ये कहते हैं देयर इज बहुत वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन है उनमें। अब उनमें से कौन सा वर्ड सिलेक्ट करके अपने सेंटेंस के अंदर इंक्लूड करना, यही तो जो है पीछे गेम चल रहा है, ठीक। कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि इंग्लिश का वर्ड बनाते बनाते वो बीच में जर्मन लिखना शुरू कर दे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है। इंग्लिश लिख रहा है तो इंग्लिश ही लिख रहा है वो, ठीक है, ऑलराइट। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो दी गई है। आप जो अभी मैंने समझाया इस पेज पे, ये एक जनरल फिनोमेना देख रहे हो कि एलएलएम करता है, बट दैट इज नॉट ओनली इनफ, देर इज सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग बिहाइंड, ठीक है। ये तो अभी एक वर्किंग समझ रहे हैं, ये कोर वर्किंग, कि वो प्रिडिक्शन करते करते अगला अगला वर्ड बनाते हुए फिर आपको एक सीक्वेंस पूरा के पूरा मिल जाएगा। ये आपका रिजल्ट है, देख लीजिए, ये पूरा कंटेंट है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि वो टेक्स्ट समराइजेशन भी कर सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी कर सकता है, वो कोड भी बना सकता है। तो टेक्स्ट समराइजेशन वो कैसे कर लेगा? आपको बताया था मैंने कि आपने जब प्री ट्रेनिंग करी मॉडल की, उसमें बहुत सारा डेटा फीड करा, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको एक बुक भी मिली होगी जिसमें बहुत कुछ लिखा होगा, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आर्टिकल होंगे जो छोटे होंगे, रिसर्च पेपर होंगे जो मीडियम साइज के होंगे। तो यदि आपने उससे कहा कि समरी बना दे, तो वो आर्टिकल या रिसर्च पेपर के कंटेक्स्ट में समरी बना देगा, क्योंकि उसने ये चीज भी सीखी है प्री ट्रेनिंग के दौरान, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो समरी मतलब शॉर्ट, वो समझ गया कि ये टॉपिक पे छोटी बातें भी मैंने पढ़ी हैं, तो मैं छोटी बातें आपको बता देता हूँ कि क्या है, कैसे बनती है। तो प्री ट्रेनिंग, फिर फाइन ट्यूनिंग में आपने जब उससे क्वेश्चन आंसरिंग करी है, फाइन ट्यूनिंग में क्वेश्चन आंसरिंग की, ये सवाल का ये जवाब, ये सवाल का ये जवाब, तो वहां से उसने क्वेश्चन आंसरिंग सीख ली फाइन ट्यूनिंग में। ओके, कोड होगा तो कोड भी आपने प्री ट्रेनिंग के दौरान भी कोड भर के दिए होंगे। फिर फाइन ट्यूनिंग के दौरान आपने कैसे, जब आपसे कोई क्वेरी करे तो कोड क्या बना के देना फाइन ट्यूनिंग के दौरान, ये भी आपने करा होगा। तो प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग जो है, ये दोनों मिलाकर आपके मॉडल के अंदर ये एक प्रकार का एबिलिटी देंगी कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है। बाकी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, वो आप रेनफोर्समेंट लर्निंग से फीडबैक देके जो है वो करवाएंगे, ठीक है। सो but for that we need to make sure that our pre-training we have both long and summarized data. Yes, that's what I told Sohil, मैंने कहा ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब ही यही है
क्या बोला मैंने कि आपने बुक भी दे रखी है और आपने आर्टिकल भी दे रखे हैं, आपने रिसर्च पेपर भी दे रखे हैं। ये तो मैंने कल बोल ही दिया था, कल के लेक्चर में भी था, अभी मैंने वापस रिपीट कर दिया ये बात को। ठीक है, वहीं से तो वो समझ गया ना कि इस टॉपिक के बारे में छोटा कंटेंट क्या होता है और इस टॉपिक के बारे में बड़ा कंटेंट क्या होता है। बाकी लिमिट भी है एलएलएम के अंदर, टोकन्स होते हैं कि कितने टोकन तक वो जवाब दे सकता है। बियॉन्ड दैट तो आप खुद उसमें एक प्रॉम्प्ट भी यदि आपका बहुत बड़ा है जिसके कई टोकन्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप वो खैर अपन प्रॉम्प्टिंग आगे पढ़ेंगे, वो बात करूंगा तब समझाऊंगा प्रॉम्प्टिंग में कैसा क्या है। और अपन को ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर पढ़ना ही है, जीपीटी 3.5 का, 4 इनका सबका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो टेक्निकली हमें तैयारी करना है और फिर एप्लीकेशन में इनका अपन यूज केस देखेंगे। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन बनती है। और लेवल ये मेरा है कि आपको डिप्लॉयमेंट तक लेकर जाऊं मैं। ठीक है, एलएलएम फाइन ट्यूनिंग करते हुए खुद का यदि आप बोर्ड बनाएं, और डिप्लॉयमेंट वाली बात है, ये देखेंगे, कुछ अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, वो लाइव प्रोजेक्ट सेशन करेंगे, ये सब होगा। ठीक, तो यहाँ आपने वर्किंग देखी, इतने टास्क वो अभी इनिशियली आपको परफॉर्म करते हुए दे रहा है। फिर कुछ चैलेंजेस की भी बात हुई कल कि मेरा मॉडल हुलुसिनेट करता है, हुलुसिनेशन है, यानी वो गलत आंसर देगा डर में, घबराहट में। ठीक है, अब आप किसी को इतना खिला पिला के तैयार करोगे, उसको समझाओगे, सिखाओगे, और उससे बोलेंगे कि तू मेरे को काम करके दे। अब किसी को असिस्टेंट हायर करा है, उसके पीछे इतना खर्चा पानी करा है, और उससे काम करके देने का बोलोगे, और यदि उससे नहीं बनेगा तो डरेगा, घबराएगा, तो सही हो सकता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो जैसा डेटा था उसको दिया, जैसी उसकी ट्रेनिंग हुई, उस प्रकार से उसने आंसर आपको दे दिया। अब जस्ट जो मैं कह रहा था कि बायस्ड डेटा होगा तो बायस्ड आंसर देगा, बायस्ड डेटा से ट्रेनिंग होगी तो वैसा आंसर देगा। दूसरा, कट ऑफ। ठीक है, आप उससे 2024 का आंसर पूछोगे कि करंट में ये कौन है, अब उसको नहीं पता, लेकिन उसको ये सिखाया पढ़ाया गया कि नहीं तेरे को जवाब तो देनी पड़ेगा, तो बेचारा जवाब तो देगा। यदि उसको सिखाया ऐसा गया है कि नहीं तेरे को कुछ भी सवाल दे तेरे को जवाब देना है, यू आर अ बोट, यू आर अ चैट बोट, ठीक है, तो जवाब तो देगा वो। तो या तो गलत जवाब देगा, या मना कर देगा, साहब मेरे बस की नहीं है, मैं 22 तक ट्रेंड हुआ था, 24 का सवाल पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो देता भी, चैट जीपीटी बोल देता है कि भाई मेरा कट ऑफ डेट यहाँ तक की है, इससे आगे नहीं दूंगा मैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरा, हेलुसिनेशन रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, यही रॉन्ग आंसर, यदि गलत जवाब दे रहा है, बायस्ड आंसर दे रहा है, तो क्या करें। ठीक है, तभी मैंने कहा था आपसे, डेटा जिससे आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास आगे और भी बातें हैं एलएलएम को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है, प्रोजेक्ट्स में भी अपने पास ये आया है, एक अच्छी वर्ड है जो शायद अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, ठीक, पढ़ेंगे आप। सेफ्टी, रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए इन बातों को, कि मॉडल सजेस्ट क्या कर रहा है आपको। आप उससे पूछ रहे हो कि यदि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना है तो कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं, वो उसका भी जवाब दे रहा था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। और राइट, यदि उससे सवाल पूछा गया पीस के लिए क्या न्यूक्लियर वेपन का यूज करना ठीक है, तो बोलता हाँ ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल भी था, बोलता ठीक है और यूज कर लो आप तो न्यूक्लियर वेपन, पीस हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इतना डिस्ट्रक्टिव है। ऑल राइट, तो हमने अभी कितना पोटेंशियल अचीव करा है इसके प्रति। और कल की क्लास में ये भी बात हुई कि GPT-5 जिसके बारे में कहा गया, मीरा मुराती ने कहा, जो ओपन एआई की सीटीओ है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है वो लड़की, तो वो कह रही है कि हम बहुत जल्द पीएचडी लेवल का इंटेलिजेंस भी अचीव कर लेंगे। कल डिस्कशन हुआ आपसे। ओके, अब पीएचडी लेवल का हो जाएगा तो पीएचडी वाले क्या करेंगे फिर। ओके, अभी आप का लेवल ठीक है, हम जानते हैं अच्छा है, लेकिन
कई लूप होल्स भी हैं, हम देख रहे हैं, यूज करते हैं जब एलएलएम, और उन्हीं लूप होल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो हेलुसिनेशन वाली बात है, और हेलुसिनेशंस को लेकर ही कई रिसर्च पेपर आए हैं, एलएलएम्स हेलुसिनेशंस, इसको लेकर भी कई पेपर आए कि जो गलत आंसर दे रहा है एलएलएम, रॉन्ग, उसको लेकर आप क्या करने वाले हो, जब वो प्रिडिक्शन गलत दे रहा है, जब सजेशन गलत दे रहा है, उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं, आर्किटेक्चर में चेंज करोगे, डेटा में चेंज करोगे। अभी छोटा सा आपको कल डिस्कशन में आया कि कंटेक्स्ट, आप उसे प्रॉपर कंटेक्स्ट दो कि चाह क्या रहे हो आप, मीन्स कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बोलो, ठीक है, कंटेक्स्ट देकर दो, आप बात करो कि देखो हम आपसे चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा हुआ था, तो हम आपसे चाह रहे हैं, क्या आप ये आंसर बता सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल, गिव अ कंटेक्स्ट रिलेटेड, ठीक है। हम किसी को यदि कोई प्रश्न पूछें और उसको एक रेफरेंस देते हुए पूछें, तो शायद उसके दिमाग में ये रहे कि हाँ, मुझे अकॉर्डिंग टू दैट रिप्लाई करना है। तो कंटेक्स्ट देकर करोगे तो शायद एलएलएम को उन्होंने कहा वो बेटर आंसर की गुंजाइश है यहाँ पर मिलने की। और यदि कंटेक्स्ट नहीं दोगे, उससे सिर्फ सवाल पूछोगे, तो वो कुछ भी अनाप शनाप बन के आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन आप उसको कंटेक्स्ट देकर कहोगे, ठीक है, और क्योंकि कंटेक्स्ट देकर कहना, अब आपकी एक्सपर्टीज भी तो होना चाहिए, आप किसी, आपको टूल का यूज करते भी तो आना चाहिए ही, हमें अभी पता नहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एलएलएम का यूज करना कैसे, हाउ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये सिखाया गया, प्रॉम्प्ट देना कैसे है। तो हम उन बातों को करेंगे, कवर पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, और प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, एलएलएम का यूज कैसे करना है, कितने टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी कोर्स होता है, ठीक है। लाइव सेशन हो चुका है मेरा बहुत पहले, जब शुरुआत में जब प्रॉम्प्ट ये आया था, तब बहुत जो है पहले ही प्रॉम्प्टिंग पर हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यूज करना, वो कह रहा है कंटेक्स्ट दो तो आपको आंसर मिल सकता है। बाकी देयर आर मेनी रिसर्च पेपर्स एंड स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन टू हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ एलएलएम्स हेलुसिनेशंस। ऑलराइट, ठीक है। तो जो हमारा कल पढ़ा गया वो इस एक पेज का समरी है जो मैंने कल पढ़ाया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन एंड ब्रेन को लेकर भी कल बात हुई थी, ठीक है। अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज वी शुड नो अबाउट अवर सेल्फ, देन वी शुड डिस्कस अबाउट समवन एल्स। किसी और के बारे में बात करेंगे, पहले अपन अपने बारे में भी तो सीख ले, समझ लें क्या है, हम कौन है, हम क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये आपके ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है उसी से इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। तो कल आपसे कहा गया कि एस्टिमेटेड 100 बिलियन न्यूरॉन, या 90 बिलियन, या 86 बिलियन, कुछ भी अभी आप मान लो फिगर, गिनने तो कोई नहीं बैठा, ठीक है। आप मान लो कि आपके ब्रेन में इतने न्यूरॉन हैं, ऑन एन एवरेज बोल रहा है, ऑन एन एवरेज 86 मान लो। और आप जब न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, एक छोटा भी न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, लेयर पे यदि कुछ न्यूरॉन ही रख के आप करते हो, तो वो कितना फास्ट प्रोसेस करता है, आपने देखा है डीप लर्निंग के अंदर कितनी जल्दी रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो मेरा कल आपसे यही सवाल था कि आपके ब्रेन में जब इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, तो आप क्यों नहीं दे पा रहे इतनी जल्दी आंसर, ठीक है। आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कम क्यों हो गई, जब इतने न्यूरॉन, आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन को यदि ट्रेन कर दिया जाए, ठीक है, तो आप कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं हो जाओगे। आप जब एआई को बोल रहे हो तुम सुपर एआई, मिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पे कोई ट्रेन मॉडल सुपर एआई है, तो आपके दिमाग में भी तो इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, आप क्यों नहीं बन सकते सुपर ह्यूमन, क्या बात रह गई, क्या कमी रह गई है। तो भाई जो न्यूरॉन का आप जानते हैं कि इंटरकनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, ठीक है, और इनका काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना थ्रू आउट द ब्रेन एंड द बॉडी, ये काम न्यूरॉन का होता है, ठीक है। ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, मतलब अभी आप जो आर्टिफिशियल पे बना रहे हो उससे कई बड़े लेवल का नेटवर्क है अपने ब्रेन में, ठीक है। और एक मिथ है, कल सोहिल भी बोला कि सर वो आइंस्टीन 7% दिमाग यूज करता था, ठीक है, अब आइंस्टीन ने इतनी सारी थ्योरी दे मारी,
स्पेस के बारे में, तो एनर्जी के बारे में, तो बहुत सारी थ्योरी आइंस्टीन ने दी। 7% मैंने सुना है ऐसा यूज़ कर लेता था। और मैंने 10% का सुना कि हम अपने ब्रेन का 10% यूज़ कर रहे हैं। तो 86 बिलियन में यदि 10% का यूज़ करोगे तो 8.6 बिलियन जो न्यूरॉन्स है आप उनका यूज़ कर रहे हो। तो यदि ह्यूमन 8.6 बिलियन का भी यदि यूज़ कर रहा है, तो अब हम देखें ह्यूमन, तो ह्यूमंस ने क्या क्या बना दिया। ह्यूमन ने खुद एआई बनाया, हम स्पेस पर पहुंच रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं। तो हम यदि 10% में इतना कुछ काम कर रहे हैं तो 100% में क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, ये एक मिथ है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या है, क्योंकि ब्रेन की स्टडी बड़ी टफ है। ठीक है, ब्रेन हम हमेशा ये कहते हैं अपनी बॉडी में क्रिटिकल पार्ट है ब्रेन। तभी तो अपन को बोला गया कि आप ड्राइव भी करो तो हेलमेट का यूज करो, ब्रेन का लफड़ा बड़ा खतरनाक रहता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अपन करेंगे रिप्लेसमेंट, कोशिश करेंगे, ब्रेन नहीं। ठीक है, ऑलराइट, तो उसकी स्टडी क्रिटिकल है। ठीक, तो 10% ऑफ 86 बिलियन इज 8.6। तो हम यदि मान के चलो कि इतना भी यदि यूज कर रहे हैं तो 86 बिलियन में फिर मैंने ये सोचा ये भी पता कर लो कितने जीरो होते हैं। 88.6 बिलियन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तकरीबन 8.6 में 9 जीरो होते हैं। और 86 लिखा है इसलिए आपको 8 जीरो नजर आ रहा है। 8.6 में 9 जीरो होते हैं, ये 8.6 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। आपके ब्रेन में 86 होगा, देखिए 86 होगा तो इसको एक एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 10 जीरो हो जाएंगे, मतलब इतने सारे न्यूरॉन इसको। ठीक है, ये है आपका 80, ये क्या लिखा है 86, हाउ मच इट इज 8 जीरो है, यानी 8.6 करूंगा तो 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 8.6 में 9 जीरो और इसको 10 से और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 86 में 8 जीरो लगेंगे तो इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएंगे फिर आपके पास। तो देखिए कितना बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें इतने न्यूरॉन है और आपस में थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड है। तो कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, प्रोसेस हो रही है, और पूरी बॉडी के अंदर जो है, क्योंकि ब्रेन से कनेक्शन है, ब्रेन ही इंटरप्रेट करके बताता कौन सी एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो भाई क्या है, अवर ब्रेन इज अ मार्वल दैट्स वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट वी यूज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट्स पावर। देखो ये बात है, आपके ब्रेन में जो स्पार्क या जो प्रोसेसिंग हुई, जो सिंथेसिस हुई इंफॉर्मेशन की, उसका कितना इस्तेमाल किया आपने। तो एक मिथ है कि 10% ही कर रहे हो आप। ब्रेन में जो सिंथेसिस हुआ इंफॉर्मेशन का उसको सिर्फ 10% आपने इस्तेमाल करा, जिसको एक मिथ कहा जा रहा है। ठीक है, जिसको एक मिथ कहा जा रहा है कि 10%, ये बात गलत है, लेकिन अभी चलो मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट, हाउ मच ऑफ द ब्रेन डू यू यूज, कितना इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये कहोगे भी कि सर वाकई में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, किसी को इंटेलिजेंट कहते हैं, किसी को कहते हैं अरे ये तो जो है ठीक है डफर है। तो ठीक है, किसी तो हर कोई इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, हर कोई डफर। अब ये कहते हैं भाई अब बात बनाने के लिए तो भाई भगवान ने तो सबको एक जैसा दिमाग दिया है ना, यही कहते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं वो तो भगवान ने तो सबको एक जैसा दिमाग दिया। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को भी कहते हैं सबको एक जैसा दिमाग दिया। यदि ये सबको एक जैसा दिया है तो कोई चतुर चालाक क्यों है और कोई पीछे क्यों रह गया, यदि सबको एक जैसा दिया तो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जो चतुर चालाक है वो अपना दिमाग का अलग इस्तेमाल कर रहा है ना, और फिर ये भी कहते हैं बेटा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कई बातें हम कहते हैं, आप जानते हो ये सब। ठीक है, सो क्या है, वी एक्चुअली यूज मोस्ट ऑफ अवर ब्रेन ऑलमोस्ट द टाइम। हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और द स्टडीज यूजिंग फैंसी ब्रेन स्कैन्स, मतलब ब्रेन को स्कैन करेंगे, ब्रेन मैपिंग करेंगे, उससे पता चलेगा दैट वी आर डूइंग समथिंग कॉम्प्लेक्स और जस्ट चिलिंग आउट, अवर ब्रेन आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर। आप कोई छोटा मोटा काम भी कर रहे हो, बड़ा भी काम कर रहे हो, ब्रेन में तो गतिविधि चल रही है, ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है। 10% का यूज कहना ये एक मिथ है। ठीक है, दैट इज जस्ट ओनली अ मिथ, ऐसा ये कहा। ठीक है, तो सोहिल, आप 7% वाली बात आई थी आपने, जो है वो
किसके कंटेक्स्ट में? आइंस्टीन के कंटेक्स्ट में कहा था। आई गेस ही इज हियर, है ना? तो अब ये देखिए, थ्योरी तो ये कह रही है कि आप जो है अपने ब्रेन का, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहा है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ अवर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स हेल्दी फूड्स, स्टेइंग एक्टिव, कीपिंग अवर माइंड्स एंगेज इन गुड वर्क, ठीक है। फूड्स यानी आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, इसको हटा दो, ठीक है, नट्स लें, ठीक है। दैट विल फ्यूल अप अवर ब्रेन, ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन रनिंग स्मूथ, ठीक है। पजल सॉल्व करें, दैट मीन्स आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा, पजल सॉल्व करें, कुछ नया सीखें। वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो तभी तो क्यों कहा जाता है रिसर्च में, मैथ्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में आपको एंगेज होना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट में, ठीक है। देर आर मेनी थिंग्स टू डू वर्क, कई काम करना है आपको जिससे आपका ब्रेन शार्प होगा। यदि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है, तो हमारा ब्रेन शार्प नहीं होगा। आपको सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा आपके ब्रेन को, ताकि आपके न्यूरॉन्स काम करते रहें, एक्टिव रहें वो, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वांट। यदि आप ऐसे ही, अच्छा, ये सोचना भी पॉजिटिव सोचना है ना, ठीक है। तो यदि आप इन पॉजिटिव एक्टिविटीज में, फ्रेश एनवायरनमेंट में ये सब रहेगा, तो योर ब्रेन विल बिकम ऑब्वियसली शार्प, ठीक है। जितना सीखेंगे वैसा ब्रेन आपको जो है उतना हेल्प करेगा पॉजिटिविटी के लिए। कई बार ये भी कहते हैं कि भाई आपके पास लेफ्ट है और राइट ब्रेन है, आप लेफ्ट ब्रेन वाले हो, आप राइट ब्रेन वाले हो। भाई ये क्या मतलब हुआ? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वाले मतलब क्या होते हैं? सी, बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन आर बिजी ऑल द टाइम। जरूर ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाले ही राइट, दोनों ही ब्रेन बिजी रहते हैं, ठीक है, एंड वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एंड वाइल अल्कोहल इजंट ग्रेट फॉर अवर ब्रेन, इट डजंट स्ट्रेट अप एंड किल द ब्रेन सेल्स लाइक सम पीपल थिंक। कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि वो अल्कोहल से ब्रेन सेल खत्म हो जाते हैं, ये वो बातें। देखो दोनों ब्रेन, ठीक है, वो तो आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है ना। अल्कोहल आपको सब कॉन्शियस बना देता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस के ऊपर। या कोई ड्रग्स ले रहे हैं, अनकॉन्शियस कर देता है वो आपको, ठीक है। वो आपके जो सेल्स हैं उन्हें डीएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस खो देते हैं, जहाँ कॉन्शियसनेस खो दी तो फिर आप कहाँ हो, क्या हो, कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो अवर ब्रेन इज स्पेशल, ओके, एंड इवन दो दे आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। मैं ये भी बताऊंगा कितना वेट है, ठीक है, साइज क्या है, वेट क्या है, मैं ये भी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। सो दे आर यूज अप फॉर टन्स ऑफ एनर्जी एंड नीड लॉट ऑफ वाटर एंड स्टे हैप्पी। देखिए, वही बात कर रहा हूँ, वी आर ह्यूमंस। अब आप कहते हो ना मशीन इतनी जल्दी जल्दी क्यों बनाती है? मशीन ना तो खाती है ना पीती है, मतलब हमारे जैसा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। खाती है तो डेटा खाती है, ठीक है, और आउटपुट देती है तो डेटा देती है, सीधी सी बात है। बीच में बीच में फाइन ट्यूनिंग करके तुमने उससे अच्छा रिस्पॉन्स बनाने का उसको सिखाया, ठीक है। तो वही बात है ना, हम जितना हेल्दी हम खाएंगे उतने अच्छे एक्टिव फ्रेश रहेंगे। जितना हेल्दी डेटा आप मशीन को दोगे एआई में, उतना वो अच्छा आंसर निकाल के देगा आपको, सब्जेक्ट टू द फाइन ट्यूनिंग। बात तो दोनों में ये बराबर की रही। अब ठीक है, सरप्राइजिंग यदि कहें कोलेस्ट्रॉल, जैसे कहा ये हार्ट वाला मैटर है, दस्ट ऑफ द पीपल वरी अबाउट कि भाई कोलेस्ट्रॉल, एक एज के बाद आपको पता ही है इनका लफड़ा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल का, हार्ट वर्ट का। तो अवर ब्रेन्स आर इनक्रेडिबल, there is so much we are learning about them by separating the fact from the fiction and care about the brains, ठीक है। तो कई मिस्ट्री है वो अपन अनलॉक करेंगे धीरे धीरे करके। तो भाई जैसे एक बिलीव थी 10% वाली, ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, यू कैन वॉच द मूवी लिमिटलेस एंड लूसी। ये आपके पास यदि आज भी खाली टाइम, आज खाली टाइम हो या कुछ भी, तो आप ये मूवी देखिएगा, लूसी, ठीक है। यदि यूट्यूब पर मिल जाए देखना, लिमिटलेस भी देखना हो आप देख सकते हो, यू कैन वॉच दीज मूवीज। और नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर दीजिएगा, पूरी मूवी नहीं देखना हो ना आपको तो एक काम कर देना, लूसी हिंदी एक्सप्लेन्ड, मतलब या आप अपनी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको लगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन, 2014 की मूवी है ये, ठीक है, लूसी हिंदी एक्सप्लेनेशन। और उसका एक्सप्लेनेशन सुन लेना, पूरी मूवी नहीं देखते तो एक्सप्लेनेशन ही सुन लेना आप उसका, ठीक है।
तो 10% का कॉन्सेप्ट ना इस मूवी में यूज करा है उन्होंने, कि आप अपने ब्रेन की 10% की क्षमता को यूज करते हो, और 100% की यदि आप जिस दिन आप अपनी क्षमता को यूज करने लग गए, यू विल जस्ट बिहेव लाइक अ सुपर ह्यूमन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करा। हालांकि ये मिथ है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ओके, तो यदि हम साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट दे असर्ट दैट वी यूटिलाइज अवर एंटायर ब्रेन ऑन डेली बेसिस, है ना। कोई भी ये नहीं कहता कि आपने अपना 5%, 10%, 7% यूज करा, आपने तो अपना पूरा ब्रेन ब्रेन यूज करा, ठीक है, वो कर रहे हो आप। जैसे कि ये मिला, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन मार्क हर्नेट लैब which studies the computational power of neurons, emphasizes that our brains are constantly active and consume a substantial amount of energy, around 20% of our daily calorie intake। तो यदि वही कहा ना, आपका ब्रेन को फंक्शनिंग करने के लिए उसको हेल्दी फूड चाहिए, फ्रेश फूड चाहिए, आप इनटेक करोगे, वही एज एन एनर्जी आपकी ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन को मिलेगी, न्यूरॉन्स का जो वर्किंग होगा वो और बेटर होगा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी परसिस्ट रिगार्डलेस ऑफ आवर एक्टिविटीज, वेदर वी आर एंगेज इन एनी टास्क और वेदर वी आर स्लीपिंग। कुछ भी कर रहे हो, ब्रेन तो जो है वो एक्टिव रहता है, वो अपना काम करता रहता है। हो सकता है सोते टाइम क्योंकि आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो शायद वहां पर एनर्जी का सिंथेसिस कम हो रहा हो उस समय पर, लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हो तो वहां एनर्जी का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो ब्रेन में ये सब काम होगा, ठीक है। सो ब्रेन फंक्शनिंग को यदि पढ़ा जाए तो ये हमारे पास कई साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे विलियम जेम्स हुए। दे सजेस्टेड दैट ह्यूमंस माइट only tap into small fraction of their mental and physical resources. The notion gained momentum, leading to the widespread and misconception about the fraction of our brain. Fraction of our brain is just a misconception, ठीक है। 10% ये फ्रैक्शन, ये एक मिसकंसेप्शन है। और जैसे ये भी था, एल्बर्ट आइंस्टीन often purported to have credited his brilliance to accessing more than 10% of his brain, are not immune to this myth. However, there is no document evidence। जैसे सोहिल कह रहा था कि सर मैंने सुना है 7% का आइंस्टीन, यहाँ 10% लिखा है। वो अपना ब्रेन 10% से ज्यादा कर रहा था, तभी वो जाके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसका आईक्यू लेवल इतना था, ठीक है। अब देखिए, हमारा तो बायोलॉजिकल और सारी चीजें मैटर करती हैं, वो तो फिर आपसे कहा गया है कि आप यदि फ्रेश इनटेक करेंगे तो, और अपनी एक्टिविटीज, अपनी जो रूटीन्स को सुधारेंगे, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, सीधी सी बात। और आप पूरा ब्रेन यूज कर रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ द ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो some neurons may fire infrequently, the majority of the neurons are active at various frequencies। ये है मैटर। इसमें भी इंटरनल कहा कि कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, कुछ फ्रिक्वेंटली, कुछ इनफ्रिक्वेंटली फायर होते हैं। आपको मैंने आर्किटेक्चर बता दिया है, मतलब हम जब डीप लर्निंग पढ़ रहे थे, दोस्त पीपल हु आर पार्ट ऑफ माई डीएल, तो उनको मैंने आर्किटेक्चर बताया था। डेंड्राइट्स होते हैं, सिनेप्स होते हैं, और कहाँ से क्या एनर्जी आती है, ठीक है, दैट आई ऑलरेडी टॉट, ठीक। सो डिस्पाइट ऑफ आवर ब्रेन इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज, देयर मे बी लिमिट्स टू व्हाट इट कैन अचीव, while there are ways to enhance the cognitive function। तो यही हम आजकल कह रहे हैं, ये एआई क्या है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाट वी से। कॉग्निटिव ये वर्ड एआई ही है, ठीक है। अभी अब खैर अपन ह्यूमंस की रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉग्निटिव फंक्शन मतलब ब्रेन फंक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो उसका न्यूरॉन का वो फंक्शन, तो कॉग्निटिव की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बैलेंस डाइट, ये सब करना पड़ेगा, तो आप यू कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन और बेटर यूज कर पाओ। टेंशन में रहेंगे, सीधी सी बात है, आपके ऑर्गन्स जैसे हार्ट को ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। तो वही डिजीज, मेडिसिन ले रहे हो या तो ऑब्वियसली ब्रेन को इम्पैक्ट, ये सब सारी चीज़ें अपनी पूरी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो 10% वाला तो मिथ है, आप अपना पूरा ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, बजाय अब ये है कि आप कितने अच्छे से रहते हैं। तो लाइफ एंड डेप्थ ऑफ द न्यूरॉन की यदि बात करूं, अब मैंने ये सोचा कि भाई न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क बना है, तो न्यूरॉन क्योंकि भाई ये लिविंग एंटिटी होगी तभी तो ये प्रोसेस कर रही है, और यदि लिविंग है तो क्या ये कितने साल तक जीवित है,
मतलब जब तक हम पैदा हुए तब से लेकर आखिरी तक, और जब हम पैदा हुए थे तब ब्रेन का साइज छोटा होगा, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, नेचुरल ग्रोथ है। तो धीरे धीरे करके क्या न्यूरॉन भी बढ़ गए क्या हमारे ब्रेन में, या न्यूरॉन उतने ही थे डेवलप हुए? ये सेल्स हैं क्या है, ये कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ? तो न्यूरॉन की बर्थ की यदि बात करें तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी, है ना। पूरी बॉडी में जानकारी भेजने का काम न्यूरॉन का ही होता है, ठीक है। एंड इट वॉज बिलीव दैट वी वर बॉर्न विद ऑल द न्यूरॉन्स, ऐसा माना जाता था। वही मैंने, मेरा सवाल है ना कि आप 86 बिलियन न्यूरॉन लेकर पैदा हुए थे क्या? ठीक है क्या? और यदि 86 बिलियन न्यूरॉन लेकर पैदा हुए थे तो उसी समय दिमाग चलने लग जाता तेज। लेकिन बच्चा अपन देखते हैं बच्चे को, अरे ये तो इतना नहीं समझता, दैट्स व्हाट वी से, अरे ये तो बच्चा है ना, इतना नहीं समझता, इसको बड़ा हो जान दो। तो बड़ा हो जान दो का मतलब क्या? ठीक है, तो ये वाली बात है। तो 1962 के अंदर जो साइंटिस्ट है जोसेफ, उसने उन्होंने डिस्कवर करा एविडेंस ऑफ न्यूरोजेनेसिस, बर्थ ऑफ न्यूरॉन्स इन एडल्ट एडल्ट ब्रेन, ठीक है, एडल्ट रैट ब्रेन, यानी कि स्टडीज इन रैट्स एंड द monkeys confirmed these findings, challenging that beliefs of the neurogenesis only occurs during early development, ठीक है। एंड फर्नांडो, उन्होंने रिसर्च में कहा कि ड्यूरिंग मीटिंग सीजन सजेस्ट दैट न्यूरोजेनेसिस इन द एडल्ट ब्रेन माइट फैसिलिटेट लर्निंग एंड द मेमोरी, लीडिंग टू स्पेकुलेशन अबाउट इट्स प्रेजेंस इन मैमल्स लाइक ह्यूमंस। अभी इतने तीन चार पॉइंटों में भी क्या हम ये कह पाएंगे कि हमारे सारे 86 बिलियन न्यूरॉन बचपन से ही थे? Previously, it was believed that we are born with all neurons, and new neurons mainly forming during the childhood. नए न्यूरॉन जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं वो वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। हाउएवर, देयर वाज अ डिस्कवरी, एविडेंस ऑफ न्यूरोजेनेसिस, बर्थ ऑफ न्यूरॉन्स इन, मतलब रैट में जो चूहे का दिमाग है उसके ऊपर उन्होंने करा काम, तो उसने बोला कि यार यार चूहा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर न्यूरॉन आ रहे हैं। बाद में स्टडी में ये कंफर्म हुआ कि जो फाइंडिंग्स चैलेंजिंग द बिलीफ ऑफ न्यूरोजेनेसिस ओनली ऑकर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, मतलब अर्ली डेवलपमेंट है ना, ऐसा नहीं कि अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, बच्चा है थोड़ा सा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो मुझे ये लग रहा है कि न्यूरॉन का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। तभी हम एक बच्चे को कोई बड़ी किताब पीएचडी वाली नहीं देंगे, बच्चा एबीसीडी पढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे लिखना सीखेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, न्यूरॉन का डेवलपमेंट एक बच्चे में नहीं हुआ, छोटे बच्चे में, ठीक है। सीधी सी बात है, हमें मेरे अकॉर्डिंग कि न्यूरॉन डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे बड़े होते हैं एक लेवल तक, मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर एज तक जाके वो सारे डेवलप हो जाते हैं। नाउ जब आप एडल्ट हो गए हैं तो अच्छा खाइए पिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, आप अपने न्यूरॉन की फंक्शनिंग प्रॉपर कर सकते हैं, ये बात है, ठीक है। न्यूरॉन बर्थ, यदि बर्थ है तो डेथ वाली भी बात होनी चाहिए फिर तो। चलो पहले आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। न्यूरॉन में जो होता है प्राइमरी सेल्स, हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग, है ना। वो डेंड्राइट्स और सिनेप्स का बता चुका हूँ मैं, है ना। डेंड्राइट से आ रहा है फिर सिनेप्स से जा रहा है, तो डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज, एक्सन सेंडिंग द मैसेज। एक्सम एक बहुत लंबी 1 मीटर की एक पूरी जो है वो स्ट्रिप होती है, ठीक है, जहां से पूरा मैसेज जाता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, एक्सन सेंड करते हैं, न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जिसे न्यूरो ट्रांसमिशन बोलते हैं, थ्रू सिनेप्स, है ना। आपस में कम्युनिकेशन सिनेप्स से होता है। तो ये अपन आर्किटेक्चर अपने डीएल के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इस टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, और ट्रांसमिशन भी जब होता है जब किसी न्यूरॉन के सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आके रुकी है, यदि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो फिर वो उसको क्या कर देता है, आगे फेंक देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने डीप लर्निंग में भी यूज करा आर्किटेक्चर में, एक्टिवेशन फंक्शन के नाम से। एक्टिवेशन फंक्शन ही मदद करता है कि इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है। और तभी अपन एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपने डीप लर्निंग के अंदर। सो न्यूरॉन एग्जिबिट रिमार्केबल डाइवर्सिटी विद हंड्रेड्स ऑफ सब टाइप्स टेलर्ड टू डिफरेंट टास्क। तो ब्रेन है भाई, कई प्रकार के न्यूरॉन होंगे और कई लफड़े धफड़े होंगे, ठीक है। हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है मैटर। एंड वंस न्यूरॉन रीच देयर डेस्टिनेशंस दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, assuming specialized functions based on molecular signals.
they integrate into existing neuron circuit forming synapse and contributing to the information processing. वही मैंने कहा, एक लेवल तक जाने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन के सिंथेसिस प्रोसेसिंग होगा और फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है न्यूरॉन का टूटना ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, यही यही एडल्ट अंडरस्टैंडिंग एडल्ट न्यूरोजेनेसिस रिमेन सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च। बड़ों के दिमाग की स्टडी अभी भी चल रही है, क्या है क्या नहीं। तो हमारे पास बचपन में जितने न्यूरॉन थे जो भी हुआ, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन जो है डेवलपमेंट हुआ आगे जैसे जैसे बड़े होते गए, दैट इज अंडर स्टडी राइट ना। ठीक है, ये चल रहा है। एंड एट द डेथ की यदि बात करें, ड्यूरिंग द डेथ की बात करें, सो न्यूरॉन्स आर लॉन्ग लिविंग सेल्स, है ना, क्योंकि ये सेल बॉडीज हैं, लॉन्ग लिविंग है। दे मे डाई ड्यूरिंग माइग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ड्यू टू वेरियस डिजीजेस ऑल्सो, इंजुरीज ऑल्सो। ठीक है, ऐसा हो सकता है इंजरीज में। और ठीक है, यही बात है। एंड द डॉक्टर नो अबाउट दिस थिंग। और कई प्रकार की ब्रेन डिजीज होती है, जैसे पार्किंसन हो गई, अल्जाइमर डिजीज होती है, ये डेथ ऑफ द न्यूरॉन सेल्स होते हैं। वहाँ पर फिर आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है, या कोई और ब्रेन की इंजीनियरिंग हो गई, फिजिकल इंजीनियरिंग हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में हो गई, ये न्यूरॉन को किल करता है। ठीक है, तो इफ यू डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ इश्यूज, यू आर हेल्थी पर्सन। ओके, सो योर ऑल न्यूरॉन्स आर एक्टिव एंड दे आर वर्किंग फाइन। ठीक है, हम यही जो है कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि आपके कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो जो है कोई इंजरी नहीं है, इंजरी है यदि है तो देन इट कैन हिंडर द कम्युनिकेशन। ठीक, सो फ्यूचर में यही है, द अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफर इंसाइट्स इनटू ब्रेन डिजीजेस एंड पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से ना कैंसर एंड ऑल दीज थिंग्स की स्टे, मतलब अवे रहें तो ज़्यादा ही अच्छा। ठीक है, एंड manipulating growth factors and signaling mechanism in the brain could facilitate neuron repair and regeneration based upon the treatments. ठीक, कई थेरेपी होती है, यदि कोई बीमारी हो तो अगेन ठीक है, कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन या सेल फंक्शन वापस एक्टिवेट हो और काम करें अच्छा से। सब ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है। यदि मैं आपसे कहूँ साइज एंड वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो साइज जो होता है ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज अराउंड 1130 क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स and 1260 for males. ठीक है, that means for males the size is more, only the size is more, okay। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं, ठीक, कोई इशू नहीं। सो the size of males is 1260 centimeter cube and for female is 1130 centimeter cube। एवरेज वॉल्यूम है ये ब्रेन का। वेट की यदि बात करें तो फॉर एडल्ट ह्यूमन इट इज 1.3 to 1.4 किलोग्राम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.9 to 3.1 पाउंड्स। ठीक है, तो एडल्ट ह्यूमंस के लिए इतना 1.4 किलोग्राम का जो है वो ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये साइज है, ठीक है, एंड ये वेट है ब्रेन का एडल्ट। एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंस कि सर इतना कुछ है ना, 86 बिलियन का नेटवर्क है और आपने कहा कि डेवलप होता है वो। ठीक है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन दिस functioning of the brain, working of the neurons, there are many things happening। ओके, तो ऐसे में हम ये भी कह दिया गया कि मिथ है वो 10% वाला, हम तो अपना पूरा ही यूज कर रहे हैं ब्रेन। तो इतना कुछ होने के बावजूद वाई वी आर बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन। तो अब एआई और ह्यूमन ब्रेन के बीच में देखें अपन, तो एआई की जो प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। ह्यूमन ब्रेन भी कोई पीछा नहीं, 100 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। तो बिलियन ट्रिलियन कौन फास्टर है इसमें, बिलियन बड़ा कि ट्रिलियन बड़ा, विच वन इज फास्टर। एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग स्पीड इज 100 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। एआई तो बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड करता है, हम ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन, विच वन इज बेटर। ट्रिलियन बड़ा है या बिलियन बड़ा है? यस, ट्रिलियन और बिलियन, कौन सा बड़ा है इन दोनों में? मेरे हिसाब से तो ट्रिलियन आता है बिलियन के बाद, तो ट्रिलियन को बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोसेसिंग अच्छा है तो सही, बट सिक्वेंशियल करते हैं अपन, और क्योंकि ये पैरेलल करता है तो ये आप पैरेलल प्रोसेसिंग है इसमें।
पैरेलल प्रोसेसिंग होने के कारण ये आपको जल्दी रिजल्ट देता है। दूसरा, यहाँ पर वास्ट मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी है। हमारे पास जो कैपेसिटी है ब्रेन में वो 2.5 पिटाबाइट्स है, यानी लगभग 3 मिलियन आवर्स ऑफ टीवी शोज। अब आप कहोगे सर ये भी तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हमने अपने स्टोर ही नहीं करा अभी तक, हमको लग ही नहीं रहा कि इतना हमको याद भी है। ठीक है, वी डोंट नो कि 2.5 पिटाबाइट्स या 3 मिलियन आवर्स के टीवी शो आप याद रख सकते हो ह्यूमन ब्रेन में, इतनी कैपेसिटी। और हम बता दें कौन से आवर में क्या बताया था, शो में क्या आया था। ठीक है, फिर कंसिस्टेंट परफॉर्म्स टास्क विदाउट फटीग, बिना थके, एंड ऑल दिस थिंग। एआई में ये इमोशंस वाला मैटर नहीं है। ठीक है, बट हियर वी आर हैविंग द फटीग, मूड, अटेंशन, देयर आर मेनी थिंग्स। सो ये सब आपको अफेक्ट कर रहे हैं। यदि आप इस अफेक्ट से दूर हो जाओ तो ये जो आपको कैपेसिटी ऊपर दे रखी है यहाँ पर, और 100 ट्रिलियन की ऑपरेशन पर सेकेंड की, ठीक है, दिस, ये जो आपको बताया है डिफरेंस, स्टिल इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। मैं एक जनरल आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसको फर्दर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, बट कुछ बातें तो समझ में आ रही है। ठीक है, एंड एआई कैन बी स्पेशलाइज फॉर सर्टेन टास्क। हम जनरल पर्पस के लिए बने हुए हैं। ठीक है, स्पेशलाइज टास्क वाला मैटर नहीं है। ब्रेन इज अ जनरल पर्पस, ठीक है, ऑपरेशनल ऑर्गन। ठीक है, एंड ए आई कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड अडाप्ट थ्रू अल्गोरिदम्स। हमारे पास अनपैरेलल एबिलिटी टू लर्न है, अडाप्ट है, इनोवेट इन डाइवर्स कंटेक्स्ट है। हम इनोवेटिव हैं, तभी मैंने आपसे कहा इनोवेशन लेकर आना है, रिसर्च लेकर आना है, मैथ्स एबिलिटी, अल्गोरिथम्स, इन चीज़ों को सीखना है, नए टेक्निक्स को जो है वो लेकर आना है। देन वी कैन चैलेंज दिस एआई थिंग। ठीक है, नाउ अब जैसे कहा गया कि पीएचडी लेवल का भी इंटेलिजेंस चैट जीपीटी 5 लेकर आएगा। ठीक है, तो कहाँ से लेकर आएगा? अगेन दे आर फीडिंग द डेटा ओनली ना, डेटा के अलावा उनके पास ऑप्शन ही क्या है? दे आर फीडिंग द डेटा। ठीक है, और रिसर्च पेपर वो फीड कर रहे होंगे उसके अंदर, पूरा रिसर्च पेपर ही निकाल देंगे, और हर एक रिसर्च पेपर में कई एल्गोरिदम्स हैं। अब आप तो इतने रिसर्च पेपर्स पढ़ने से रहे, उन्होंने पूरा डाल दिया होगा यहाँ पर, रिसर्च पेपर्स, एल्गोरिदम्स, टेक्निक्स जो भी हैं सब डाल दिया उन्होंने। ठीक है, सो उन्होंने अब सिस्टम को और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, जैसे हम कहते हैं ना कॉग्निटिव, अभी ऊपर भी नाम लिया था मैंने, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो है और प्रोवाइड कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंगली वी आर गिविंग यू बेटर एल्गोरिदम्स, बेटर टेक्निक्स, नाउ यू कैन रिस्पॉन्ड इन बेस्ट वे। तो GPT-5 जो है और बेटर रिस्पॉन्सेस करेगा आपको। ठीक है, ये डाल दिया गया। सो अब आपने देख लिया हाउ वी कैन बी स्मार्टर देन दिस एआई पूरा, क्योंकि मुझे ब्रेन के बारे में बताना था। जीपीटी, जनरेटिव एआई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बट नो वन इज गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज जस्ट हु डेवलप दिस जनरेटिव एंड ऑल दिस एल्गोरिदम्स एंड ऑल दिस थिंग्स। वी डिड, है ना, वी डिड। ओके, हमने काम करा ये। All right. So if we did, obviously we are more creative than this machine. सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट, ये जो रिस्पॉन्सेज बना के दे रहा है, ये जिस डेटा पे वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बना के दे रहा है, एंड इट मेक अ मिस्टेक, हेलुसिनेशंस होते हैं, होंगे। ठीक है, वी हैव टू यूज दिस टूल एज अ असिस्टेंट फॉर अस, नॉट टू बी द बॉस ऑफ अस। ठीक है, इसको एज एन असिस्टेंट यूज करा जाएगा। बाकी आपको कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, जस्ट बाय डूइंग द activities which will help your brain to be active, to give some better thought process. ओके, तो कहा गया कि पजल्स होंगे या कॉम्पिटिशन्स होंगी। ठीक है, यदि आप उनमें इन्वॉल्व होगे तो डेफिनेटली योर ब्रेन फंक्शनिंग विल बी मच मोर बेटर। ठीक है, ये बात है। देन द नेक्स्ट थिंग कम्स इज की एलएलएम की वर्किंग हमने देख ली, समझ ली, अभी ब्रेन की भी बात हमने कर ली। ठीक है, और हम ये समझ पा रहे हैं कि वी कैन डू बेटर बाय अवर सेल्फ। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि सामने वाला ही, वी कैन डू बेटर। ऑल राइट, तो करेंगे आगे, फाइन। अब एलएलएम बन गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपके सामने एप्लीकेशन आ गई। ठीक, उसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए भी आप उसमें एज एन इनपुट दोगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू द एलएलएम, फाइन। एंड जैसे ये कह रहे हैं
यहाँ पर कि GPT-4 ये एक ऐसा मॉडल है जो कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स इन टोटल लेकर चल रहा है। वो तो बढ़ेंगे, अब बिलियन खत्म, अब ट्रिलियन है। तेरे GPT-4 ओमनी भी रिलीज हो गया ना, वो तो चल ही रहा है। GPT-5 की बात हो रही है, मतलब ये 1 ट्रिलियन है तो वो भी वन, अब GPT-5 कितना होगा, हाउ मच इट विल बी 10 ट्रिलियन होगा या 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स होंगे उसमें। इतना बड़ा आर्किटेक्चर होगा, और पैरामीटर्स बोले तो वेट, तो इतने वेट को फाइन ट्यून करना मतलब एडजस्ट करना, ताकि अब पूरे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में आपने क्या करा था, पैरामीटर तो एडजस्ट करे थे, उसी को तो लर्निंग बोलते, उसी को ट्रेनिंग बोलते। ठीक है। और ऐसा है, इट कैन पास द बार एग्जाम और एपी बायोलॉजी विद स्कोर इन द टॉप 10% इन द टेस्ट टेकर्स। अभी जस्ट रिसेंटली I was seen an article in the paper that this IIT person has created मतलब उन्होंने करा है, ये एक टूल था जो कि कोई एक एग्जाम है उसको भी उसने क्रॉस कर दिया था। आई थिंक दैट एग्जाम वाज शायद यूपीएससी था या कुछ ऐसा कोई पेपर था। ठीक है, तो उन्होंने आई गेस सम मिनट्स के अंदर उसने पूरा सॉल्व कर दिया उसको पेपर को, और 75 या कुछ ऐसा स्कोर लेकर आ गया वो, जो कट ऑफ से कहीं ऊपर था। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि मशीन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करके दे रहा है पूरा, उन्होंने बनाया था ऐसा, आईआईटी वालों की रिसर्च थी, वो कुछ कर रहे थे ऐसा, उन्होंने बनाया था। तो वो निकाल गया, मतलब कुछ मिनट में उसने सॉल्व कर दिया, और वो तो कट ऑफ से भी ऊपर था वो, तो ऐसा हो गया। अब हम तो लड़ झगड़ रहे हैं आपस में कि पेपर आउट हो गया, तो पेपर आउट ह्यूमंस के लिए हुआ। अब यदि हमारा मॉडल, क्योंकि तुम पेपर भी, यदि क्वेश्चन पेपर भी बनाओगे तो वो भी रिसोर्सेस से, बुकों से, और वहीं से थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर ही तो क्वेश्चन पेपर बनाओगे। ठीक है, वहीं से बनाओगे क्वेश्चन। और हमारा यदि एलएलएम इतना रीजनेबल, इतना केपेबल है, तो वो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपका ही रिजल्ट दे रहा है। तो हम तो आपस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और पेपर आउट पे आउट हो रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि पेपर आउट हो गया था, एग्जाम कैंसिल हो गई, वापस से करवाओ, नीट का आपको पता ही है। ठीक है। तो अब एलएलएम को दे दो वो क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व कर देगा। तो भाई तुम परेशान हो रहे हो, वो मशीन सॉल्व करके दे रही पेपर। तो हम एक काम करते हैं, मशीन को रख लेते हैं। ठीक है, आपको रख के क्या करेंगे, आप पे कैसे विश्वास कर लें। ठीक है, ये क्रैक कर रही है एग्जाम, तो ये बात सही है। ठीक। तो अब ये कह रहा है ना, GPT-4 में 1 ट्रिलियन पैरामीटर पे जो है, ये बार एग्जाम तक भी निकाल लेगा, ये चिंता मत करो। बायोलॉजी ऑजिलो स्कोर टॉप 10 ऑफ द टेस्ट टेकर, ये भी निकाल लेगा। इट कैन डू बड़ी से बड़ी एग्जाम। GPT-4 की बात है, 5 की बात तो अभी करी नहीं। ठीक है, 5 की बात अभी करी नहीं, वो तो कह रहा है कि पीएचडी लेवल का इंटेलिजेंस है ना उसमें, तो ठीक है, देखते हैं। सो सरप्राइजिंगली दोस लार्ज एलएलएम्स शो सर्टेन इमर्जिंग एबिलिटी। ठीक है, ये जो 10 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन टोकन्स, और ये टोकन्स क्या, पैरामीटर्स की बात करें, ठीक है, इस पर ट्रेंड जो मॉडल होंगे उनकी कैपेबिलिटी अनाप शनाप होगी, बिल्कुल बढ़ चढ़ के होगी पूरी। ठीक है। तो दे आर हैविंग द एबिलिटी टू सॉल्व द टास्क, टू डू थिंग्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली ट्रेन टू डू। तो ये एलएलएम उनको इसलिए नहीं बनाया गया था कि तुम सिर्फ एग्जाम निकालो, इसलिए नहीं बनाया था, इनको तो कई काम करने के लिए बनाया था, लेकिन इनमें एबिलिटी ही ऐसी आ गई कि ये तुम्हारे एग्जाम एग्जाम तो यूं निकाल देंगे। दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली ट्रेंड कि तुमको एग्जाम निकालने के लिए बनाया गया था, नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं, ये आपके कई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और एग्जाम एग्जाम तो चीजें वो तो साइड में दे दी थी, वो तो कर दोगे, क्वेश्चन दे दोगे तो आंसर बना के भी दे देगा, वो बना ही रहा था। ठीक है, कर रहा है, फाइन। अब ऐसे में प्रॉम्प्टिंग जैसी जो बात है, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग यानी क्वेरी देना एलएलएम को, ये प्रॉम्प्टिंग होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि यार तू तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो हम भी आपसे काम करवाना चाह रहे हैं। ठीक। तो प्रॉम्प्ट हुआ, प्रॉम्प्टिंग हुआ, हम एक क्वेरी देंगे एलएलएम को। तो क्वेरी आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसको लिख के दोगे। ठीक है, यू विल राइट समथिंग, काइंडली प्रोवाइड मी अ कोड फॉर फिबोनाकी सीरीज।
कोई भी आप जो प्रोग्राम की बात करें, फिबोनाची सीरीज का कोड मुझे बना के दे दे, उसने बोला। अब क्या होगा, ये जैसे ही आपने इंटर मारा एलएलएम के अंदर, वो प्रॉम्प्ट का वो जो सफेद जो रहता है ना बार, वहां इंटर मारा, ये प्रॉम्प्ट गया एज एन इनपुट। इनपुट गया, इनपुट जाने के बाद भाई उसके कर देगा टुकड़े, टोकनाइजेशन कर देगा उसका। और टोकनाइजेशन अपनी जो है वो ऑब्वियसली एनएलपी की प्रक्रिया है, अपन एनएलपी में पढ़ते आए हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। टोकनाइजेशन, टोकन कर देगा, काइंडली अलग कर देगा, ठीक है, ये अलग कर देगा, ठीक है, सब सब अलग कर देगा। फिर एनकोडिंग एम्बेडिंग वगैरह वो लफड़े हैं, टोकनाइजेशन होगा, फिर एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग, एनकोडिंग में कम कर रहे हैं, एनकोडिंग एम्बेडिंग से अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे वो पूरा आर्किटेक्चर ही समझाना है ट्रांसफॉर्मर का, तो अपन बात करेंगे। तो अपन देखेंगे कि कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है। वो एम्बेडेड होती है, मतलब न्यूमेरिकल में चेंज होगा, एम्बेडिंग होगी, फिर उनकी एनकोडिंग होगी, ये टास्क होगा। फिर आगे जाके कई और मैकेनिज्म लगे हुए हैं, द फर्दर मैकेनिज्म्स विच आर इन, वो बाद में बात करूंगा उसका, अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, तो मैकेनिज्म लगे हुए हैं, ठीक है। उनसे पास होते हुए ये फिर एनकोडर डिकोडर होते हुए, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको आर्किटेक्चर एनकोडर डिकोडर का। फिर ये आगे ये देखेगा कि भाई मेरे से जो पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में पहले तो ये ऐसे शब्दों का चयन कर लेगा जो प्रॉम्प्ट में आपने दिए, काम के कौन से हैं, ठीक है, काम के कौन से वर्ड्स हैं। जैसे फिबोनाकी है, ये काम का है, ठीक है, आपको कोड बनवाने का बोल रहे हो आप, तो कुछ वर्ड्स ऐसे निकाल लेगा। उनके रेलेवेंस में ही, उनके रेलेवेंस में ही ये क्या करेगा, कोड बनाएगा, ठीक है। उनके उनके क्योंकि इसकी फाइन ट्यूनिंग करी गई होगी कि यदि तो उसे कोई बोले कि इसका कोड बनाना, तो ऐसे कोड बना के देना, फाइन ट्यूनिंग करी गई है। और कोड तो इसके अंदर भर के पटक ही रखे हैं उन्होंने, पूरे कोडिंग की किताबें, आर्टिकल और जो कुछ भी है सब, लाइब्रेरी फाइब्रेरी सब पूरे तो भर के डाल ही रखा है इसने, और फाइन ट्यून कर रखा कि ऐसा बना के देना। तो वो क्या करेगा, बना के देगा। और बना के देने में भी वो एक्टिवेशन फंक्शन सॉर्ट मैक्स लगा है इसके अंदर, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड बनाना है ना इसे, या टोकन बाय टोकन बनाना है। तो सॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। सॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा के वो पूरा कंटेंट बना के देगा, आपके सामने नजर आ जाएगा। अंदर ये कुछ आर्किटेक्चर है, ऐसी कुछ प्रक्रिया हो रही है अंदर, डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो पहले तो अपन ने जो प्रॉम्प्ट दिया है, जो उसको बोला कि ये मेरे को काम करके दे दे, प्रॉम्प्ट की भी स्किल है कैसा देना है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर जीरो शॉट नजर आ रहा है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है, एलएलएम्स कैन परफॉर्म मेनी न्यू टास्क आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट प्रोवाइड सम इंस्ट्रक्शंस एंड सी हाउ डज इट वर्क, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कई काम करते हैं, कर सकते हैं एलएलएम्स, बस आपको इंस्ट्रक्शन देना है उसे, ठीक है। एलएलएम कैन सॉल्व एंटायरली न्यू टास्क इन अ जीरो शॉट मैनर। जैसे यहाँ पर क्या दिया, ट्रांसलेट फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश बट यूज ओनली वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन, एफ, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो एफ से शुरू हो। तो देखो आप, आपने उससे क्या आउट ऑफ द बॉक्स बात करने का कहा। ये कुछ जर्मन में लिखा है, उसको इंग्लिश में होता है फेलाइन फ्रेंड फाइंड्स फ्लफी फोर्ट्रेस, ठीक है। आपने कहा था ना सारे वर्ड एफ से शुरू होने चाहिए थे, ट्रांसलेट करके दे मेरे को, तो कर रहा है वो, ठीक है। सो यूबिगियस एमर्जिंग एबिलिटी, यूबिगियस का मतलब क्या होता है, यूबिगियस, यूबियस बोलो इसे या परवेजिव बोलो, ठीक है। दैट मीन्स कंटेक्स्ट बेस्ड, यूबिगियस का मतलब होता है कंटेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। दैट्स एन एबिलिटी, जस्ट द नेम itself suggests that LLM can perform entirely new tasks that haven't encountered in training, which is called a zero shot, जो ट्रेनिंग में नहीं आया था, it hasn't encountered in the training as such. All it takes is some instructions on how to solve the task, जस्ट उसने इंस्ट्रक्शन लिए हैं, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग में उसको इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन देकर ही ट्रेन करवाया था अपन ने, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देकर ट्रेन करवाया था। अब आपने प्रॉम्प्ट में कंटेक्स्ट दिया कि भाई मेरे को तू जर्मन से इंग्लिश में बदल के दे, लेकिन हर एक शब्द एफ से चालू होना चाहिए। आपने एज एन कंटेक्स्ट दिया उसे कि हर एक शब्द एफ से चालू होना चाहिए, ठीक है। तो उसने बना के दे दिया,
वहां ट्रेनिंग में आपने नहीं करवाया था ऐसा कि हर एक शब्द एफ से चालू होना चाहिए, ये भी तू ये भी ट्रेनिंग में पकड़, ये भी सीख लेना ना। ये तो तुमने अपनी तरफ से दिया, ये आउट ऑफ द बॉक्स है जो आप उससे काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कर रहा है वो। ये तो उसमें कैपेबिलिटी आ गई। टू इलिस्ट्रेट दिस एबिलिटी, यही आपने काम करा, जर्मन टू इंग्लिश में करके दे और एफ से चालू करना। फॉर इंस्टेंस व्हेन आस्क्ड टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस यूजिंग ओनली वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एफ, एलएलएम ट्रांसलेटेड दिस थिंग, जो कि जर्मन में लिखा था, ठीक है, जो जिसका मतलब ये होता है, द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द बॉक्स विद फेनाइन फ्रेंड फाइंड्स फ्लसी फोर्ट्रेस, विच इज अ प्रिटी कूल ट्रांसलेशन, ठीक है। फेनाइन फ्रेंड्स फाइंड फ्लसी फोर्ट्रेस, तो जो भी उसे लगा इंग्लिश में होना चाहिए था एफ से उसका रिप्लेसमेंट वाला वर्ड, वो उसने बना के दे दी। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन जीरो शॉट, और डिटेल में बताता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, प्रॉम्प्ट तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट के बारे में, ठीक है। सो जीरो शॉट, अभी मैं आपको जीरो शॉट एंड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में बताता हूँ और डिटेल में, ठीक है। दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज इन एनएलपी टू जनरेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मॉडल्स लाइक जीपीटी 3.5 4 एंड जो भी आगे अपन देखेंगे उनमें। जीरो शॉट में क्या होता है, द मॉडल इज गिवन एग्जाम्पल, कंटेक्स्ट दिया जाता है, क्यों हमें किस टाइप का आंसर चाहिए तुझसे, गिवन एग्जाम्पल, एक वेट अ मिनट, गिवन नो एग्जांपल्स इज एक्सपेक्टेड, सॉरी आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। इन जीरो शॉट द मॉडल इज गिवन नो एग्जांपल्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रिस्पॉन्स बेस्ड सोली अपॉन द प्रॉम्प्ट इटसेल्फ, ठीक है, मुझे करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, कंटेक्स्ट नहीं दिए गए यहाँ पर, ठीक है। उससे कहा जा रहा है कि तू तो आंसर बना के दे दे, जैसे कि ये कहा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू फ्रेंच, द वेदर इज नाइस टूडे, उसने बना के दे दिया फ्रेंच में, ये लो, ठीक है, दैट इज योर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, सिंपल दिया और उससे आंसर बनाने की बात करी। यहां पर जो आप केस देख रहे थे क्लियर, ठीक है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि तू जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर, लेकिन सारे शब्द एफ से स्टार्ट होने चाहिए थे, तो उसने एफ से स्टार्ट होते हुए शब्द बना के दे दिए, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि मीनिंग कुछ और था, और यहाँ मीनिंग था द कैट लाइक्स टू स्लीप इन द बॉक्स, आपको उसने बना के ये दे दिया कुछ, ठीक है। अब वो कितना उससे मैच कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन बना के तो दे दिया उसने, है ना, ठीक है, कि ये ले लो आप, इस तरीके से हम जो है वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है, पर ट्रांसलेशन आपको मिला। तो जीरो शॉट में ये कहा गया कि नो एग्जाम्पल हैज बिन मेंशन्ड, फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया आपने कि ऐसा बना के दें, जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया सिंपल और रिजल्ट ले लिया। वन शॉट में क्या हो रहा है, इन वन शॉट द मॉडल इज गिवन अ सिंगल एग्जाम्पल, कि तेरे को ऐसा बनाना है, वन एग्जाम्पल तो कम से कम आप उसको दे दो, वन एग्जाम्पल तो आप देके चलो, जैसे कि ट्रांसलेट दिस वर्ड इंग्लिश इनटू फ्रेंच, द कैट इज ऑन द मैट एंड दिस इज हाउ द फ्रेंच फॉर दिस इंग्लिश मीन्स, ठीक है, उसको दे दो कि देख भाई, आपको इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्जन करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा ना कैट इज ऑन द मैट, तो इसका मतलब ये होता है, वैसे ही तू मेरे को द वेदर इज नाइस टूडे इसका कन्वर्जन करके दे दे, ठीक है, तो कन्वर्जन करके दे देगा कि ये लो फ्रेंच कन्वर्जन, ठीक है। अब जीरो शॉट का कहां इस्तेमाल करो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासीफाई सेंटिमेंट, द मूवी इज फैंटास्टिक एंड वेरी एंटरटेनिंग, रिस्पॉन्स पॉजिटिव, ठीक है। वन शॉट का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लासीफाई द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू, द फूड वॉज टेरेबल एंड द सर्विस वॉज स्लो, नेगेटिव, क्लासीफाई द सेंटिमेंट ऑफ द रिव्यू, द मूवी वॉज फैंटास्टिक एंड वेरी एंटरटेनिंग, रिस्पॉन्स पॉजिटिव, ठीक है। तो वन शॉट का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जीरो शॉट का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये जीरो शॉट का था, जहां पर आपने बोला कि इसका सेंटिमेंट बताइए, मूवी वॉज फैंटास्टिक, पॉजिटिव सेंटिमेंट। वन शॉट में आपने प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन एग्जाम्पल के साथ देना पड़ेगा, है ना, क्लासीफाई द सेंटिमेंट ऑफ द मूवी रिव्यू, इसका तू सेंटिमेंट क्लासीफाई करके मेरे को दे इसका, लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ देना कैसे है, तो ये रहा एग्जाम्पल, वन शॉट में एग्जाम्पल देना पड़ेगा, फिर आप उससे आंसर बनवा लो,
ठीक है, ये जीरो शॉट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, रिस्पॉन्स में आपको आ जाएगा टोक्यो। वन शॉट में एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यानी कि देखो कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है, अब तू मेरे को जापान का कैपिटल बता। तो उसको कंटेक्स्ट देना पड़ेगा आपको वन शॉट के अंदर कम से कम, ये काम है। और जीरो शॉट में यदि आप उससे कह रहे हो कि किसी चीज की समरी बना के दे दे, तो उसको कुछ एग्जाम्पल मत देना, बस सीधा लिखना कि भाई तू मेरे को ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसकी समरी बना के दे, वो बना के देगा। वन शॉट में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देख भाई ऐसे बनती है समरी, अब तू मेरे को इसकी समरी बना के दे, तो बना के देगा। तो जीरो शॉट का मतलब जस्ट सिंपली अ प्रॉम्प्ट यू कैन गिव। वन शॉट, गिव अ प्रॉम्प्ट विद सम एग्जाम्पल। ओके, ये चीज है। फिर होती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जहां पर वी गिव फ्यू एग्जाम्पल्स, एक आध नहीं, कुछ और दो तीन एग्जाम्पल दे दो, उसको और समझाओ। क्योंकि क्या होता है लफड़ा धफड़ा, कि तुम जब उससे काम करवाते हो ना तो आपको आंसर नहीं मिलता, ओ यार ये तो भाई मैं तेरे से कह रहा हूं कि ऐसा करके दे मेरे को, ठीक है। क्योंकि यदि जीरो शॉट कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड आंसर ना मिले, तो उसको समझाना पड़ता है कि देख भाई, यदि एक एग्जाम्पल देने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहा तो उसको दो एग्जाम्पल दो, कि बेटा ले तू दो एग्जाम्पल ले, तीन एग्जाम्पल ले हमसे फ्यू शॉट, मतलब गिव सम मोर एग्जाम्पल्स टू मेक द मॉडल अंडरस्टैंड, कि ऐसा बना के देना तेरे को। तो जैसे है ना, इंग्लिश को फ्रेंच में करो, तो एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख लिया, ये बोला कि इसका फ्रेंच कन्वर्जन ये है, इंग्लिश का एक लिख लिया, बोला इसका फ्रेंच कन्वर्जन ये है, अब तू मेरे को ये बता कि वेदर इज नाइस टुडे इसका फ्रेंच में क्या होगा। यानी आप उसको कई एग्जाम्पल दो ताकि वो उसके भेजे में आए कि ऐसा बना के देना, दैट इज कॉल्ड एज फ्यू शॉट। ठीक है, और यही जो है अपन पढ़ रहे थे, फ्यू शॉट प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स। तो जीरो शॉट में अपन ने कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं करा, कोई कंटेक्स्ट दिया नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स फिर भी उसने बना के दे दिया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने थे और वो काम कर रहा। और यहां पर हमने क्या करा, फ्यू शॉट में उसको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और फिर बोला कि तू बना के दे दे मुझे। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू इन द फ्यू शॉट। फिर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी होती है, मतलब उसमें आप प्रॉम्प्ट के बाद फिर प्रॉम्प्ट के बाद फिर प्रॉम्प्ट, मतलब कंटिन्यूस कन्वर्सेशन कर, कोई किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए प्रॉम्प्ट करके दे रहे हो आप। मतलब पहले आप एक कंटेंट दे दो, उससे बोलो कि समझ ले, फिर उससे उससे सवाल पूछो उस पर कि इसमें यहाँ पर क्या था, वो बना के देगा, फिर उसमें वहां पर क्या था, सो कंटिन्यूस जस्ट हैव सम कन्वर्सेशन। So divide a model we are expecting to solve the task into step by step किसी complex, that is called as chain of thought prompting। ये आपको पता होना चाहिए, बीइंग एज अ मतलब प्रोफेसर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो सब पता होना चाहिए। एज एन इंजीनियर भी आपको पता होना चाहिए प्रॉम्प्टिंग कितने टाइप की होती है। तो अभी मैंने आपको बताया जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये समझेंगे। अब आपका फीडबैक मैं चाहूंगा, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ, प्लीज टेल मी हाउ यू फाइंड दिस लेक्चर। सर काफी इंटरेस्टिंग था। ओके, थैंक यू दिवेश। सर और एक कहना था कि हाँ एनवीडिया ने अभी एक उनका कुछ तो नेमट्रॉन नाम का लेटेस्ट वाला मॉडल हाँ, ठीक है, बाहर किया है, ओके। तो वो है 340 बिलियन पैरामीटर पे। 340 बिलियन, ठीक है, हम तो 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे ना, ये GPT-5 तो ट्रिलियन पे आ गया ना, ट्रिलियंस पे हाँ चला गया, वो बिलियन तो छोटा है ना ट्रिलियन से। यस, तो मैं वही कह रहा था कि 10% से, अगर 10% की बात को हाँ हाँ, तो ऐसे इमेज में भी ले चले तो उससे ज्यादा नहीं, हो बात है रहा कि है। वो स्पीड में इसलिए दे रहा है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स के अंदर सिंथेसिस हो रही है, हमारे भी, ठीक है, सारे, लेकिन वी आर इंडल्ज इन अदर थिंग्स ऑल्सो। हमारा पूरा उसके पास सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन है भाई के पास, और एक बहुत बड़ी मेमोरी है, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपना पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ द कंप्यूटेशन उसको वेस्ट नहीं करना, ये इमोशंस में, फीलिंग्स में और दूसरी चीज़ों में, उसको उसके लिए मैटर नहीं करता ये सब बातें। उसको तो सीधा कोई इंफॉर्मेशन दोगे, प्रोसेस करके आंसर देगा, उसका यही काम करना है उसको। ठीक है, आई विल शेयर द नोट्स फ्रॉम, थैंक यू। ओके, दैट्स व्हाट वी डू। तो वी जस्ट फीड द एज मोर एज इंफॉर्मेशन, एज मोर और एज लॉजिक्स, जैसे सर कह रहे हैं, ठीक है। तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करेंगे सोहेल आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।
ठीक है, ये सब बताऊंगा, और उसके बाद चेन ऑफ थॉट के बाद सीधा मैं आर्किटेक्चर पर आऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज प्रोसेस करना और आउटपुट बना के देना, रिजल्ट्स बना के देना, ये काम है सर। जब ये आर्किटेक्चर हो जाएगा तो एलएसटीएम कर चुका हूं मैं, बता चुका हूं आपको, बाई एलएसटीएम वगैरह भी आगे बताऊंगा फिर। ठीक है, एक्स एलएसटीएम वगैरह ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये ओके सर। नोट्स में सर, रिकॉर्डिंग नोट्स और ये सारी चीजें होपफुली मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग टुडे। All right, all right, all right. So this is me. We can have the attendance, please. Okay, let me stop the recording.